Hello friends, welcome to your own channel हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का। और मैं तो ये कहूँगा कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के जितने भी फंडे हैं, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर फिज़न हो, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो, चाहे कोई और तरीके की कोई भी न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अंदर अगर इसका यूज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। पूरे लेक्चर को आपने सुनना है। हर एग्ज़ाम के अंदर, ग्रेजुएशन का जिस यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी इसका एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर रहेगा। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहूँगा, स्टेबिलिटी कर्व। देखो, एक्स एक्सिस पे अगर मैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि Z को ड्रॉ करूं और वाई एक्सिस पे मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स N को ड्रॉ करूं, तो देखिए जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, हल्के नाभिक, लाइट न्यूक्लियाई के लिए ये बात ठीक है कि N और Z ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि इसके लिए N इज़ इक्वल टू Z रहता है। और आप कह सकते हो कि N/Z का जो रेशियो है वो 1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे जैसे Z की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, N और Z का रेशो बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब Z की वैल्यू इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, चलता जाएगा। जैसे बड़े न्यूक्लियाई आएंगे, जैसे आप सबको पता है सोडियम 11, अब देखो 23 हो गया। यहाँ पे देखिए Z तो 11 ही है, लेकिन N 11 नहीं है। N क्या है, 23 माइनस 11 यानी कि 12 है। तो N/Z का जो रेशो है वो यहाँ पर क्या हो गया, 12:11 हो गया, यानी कि 1:1 नहीं है, 12:11 हो गया। N/Z 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि धीरे धीरे ये 1 से ग्रेटर होता जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जब प्रोटॉन ड्रॉ करें और इधर न्यूट्रॉन के नंबर ड्रॉ करें, न्यूट्रॉन की संख्या, N को इज इक्वल टू A-Z भी कहते हैं, आपको पता है। स्टार्टिंग में क्या होगा, कर्व बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, N और Z इक्वल होंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये चीज़ कर्व यूँ मुड़ता जाएगा, यानी कि इस तरीके से मुड़ता जाएगा। और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ये वाली, ये लाइन जो है ये बताती है N इज इक्वल टू Z को। तो N इज इक्वल टू Z से ये भटक गए हैं और लाइन, ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा साइड चली गई है। अब देखिए, लाइट न्यूक्लियाई तो ठीक थे, लेकिन हैवी न्यूक्लियाई जैसे ही आएंगे N/Z रेशो गड़बड़ा जाएगा, स्टेबिलिटी गड़बड़ आ जाएगी स्टेबिलिटी के अंदर। मैं इस कर्व को आगे और एक्सप्लेन करूँगा पूरा, फ़िलहाल हम इसको थोड़ा देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मीन्स दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज स्टेबल and thus it doesn't decay spontaneously emitting any kind of radiations। यानी कि जब कोई भी न्यूक्लियर स्टेबल होता है तो वो अपने आप नहीं टूटता, रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कोई न्यूक्लियस पड़ा है, वो न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक कर जाए। जैसे यूरेनियम की बात करते हैं, 92 यूरेनियम 235 जो होता है वो एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन करते ही ब्रेक हो जाता है और वो क्रिप्टॉन और बैरियम बनाता है, आपको पता है। इसका मतलब वो ब्रेक कर गया है ना। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मींस न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज स्टेबल, दस यानी कि वो स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, इमिट करेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब इन द चार्ट ऑफ न्यूक्लियस 2-डायमेंशनल ग्राफ इन वन एक्सेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड अदर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियाई। यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए कर्व जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल जो मैंने बताया। इस तरफ देखिए कर्व में प्रोटॉन्स नंबर है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन्स नंबर शो किए हुए हैं। और इस कर्व को हमें क्या करना है, आपको बताना है। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब समझिए। यहाँ देखिए इस लाइन पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स इक्वल हैं, फिर भी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा रेशो और चेंज कर देते हैं इस तरीके से।
अब देखिए इसके अंदर कुछ लाइन दिख रही होगी, एक स्टेबिलिटी लाइन दिख रही है आपको, जो ब्लू कलर की इस तरीके से जिगजैग लाइन दिख रही है वो स्टेबिलिटी लाइन को शो करता है। जो स्टेबिलिटी लाइन के इधर हैं न्यूक्लियाई, जो इधर हैं, जो पूरा पीले के अंदर बंद है, येलो कलर में जो बंद हैं वो सारे न्यूक्लियाइड शो किए हुए हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए जहाँ पर Z की वैल्यू बहुत कम है, N की वैल्यू बहुत कम है, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान दीजिए, इतने गैप के अंदर बिल्कुल देखिए N और Z इक्वल हैं, N एंड Z ऑलमोस्ट इक्वल है ना। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, देखिए 10 तक तो बिल्कुल ही इक्वल है, 20 पे जाके थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आता है 20 कैल्शियम है ना, कैल्शियम पे जाके, और जैसे ही 30 पे 40 पे 50 पे ऐसे जाते जाते हैं Z की वैल्यू ऐसे जाती जाती है, चाहे 80 पे चले जाएँ, 80 पे कौन होता है आपको पता है, 80 तक चले जाएँ, 80 पे Hg, तो वहाँ तक जाते जाते बहुत ही क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है ना, यानी कि N और Z का रेशो बिगड़ जाता है। लेकिन स्टेबिलिटी लाइन N इज इक्वल टू Z वाली नहीं है, वो तो पूरी स्टेबिलिटी है। कुछ रेशो में, रेशो के अंदर कुछ क्या किया गया, रिलैक्सेशन दी गई, और N/Z रेशो को देखिए, ये जो बीच में लाइन यहाँ कह सकते हो बिल्कुल सेंटर में जो जिगजैग लाइन दी हुई है इसके अंदर, देखिए ये ऐसे 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 दी हुई है, ये स्टेबिलिटी लाइन है। इस लाइन के इधर अनस्टेबल है, इधर अनस्टेबल है, ठीक है। तो न्यूक्लियाइड्स क्या हैं, इसके दोनों ओर जो होंगे वो आपको अनस्टेबल दिखेंगे, बिल्कुल सेंटर वाले स्टेबल दिखेंगे, ठीक है ना। अब इसीलिए तो बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके होता है। ये दोनों जो डीके होते हैं, बीटा प्लस चाहे पॉजिट्रॉन निकले चाहे बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन निकले, उस केस में ये क्यों होते हैं, इसका रीज़न भी यही होता है कि प्रोटॉन कम करने पड़ते हैं, कहीं कहीं न्यूट्रॉन कम करने पड़ते हैं, तो इस तरीके के डीके होते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। हमारा ये टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है हमें, क्योंकि सेमी इंपीरिकल मास फार्मूला का पहले हम क्या करें, बेस तो रखें, तो वो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। ये क्या कह रहा है, कहता न्यूक्लियाई विच लाई ऑन स्टेबिलिटी लाइन, जो स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, आर स्टेबल न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द प्लॉट इट कैन बी सीन दैट मैनी ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन N और Z इक्वल हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। These are usually the elements in the lighter section, बिल्कुल, ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लाइटर सेक्शन में आते हैं, यानी कि हल्के होते हैं। हमने बताया ना कि 10 तक, देखिए 10 तक तो बिल्कुल ही इक्वल N और Z, देखिए N और Z बिल्कुल इक्वल है, इधर आपको पता है Z है, इधर आपको पता है N है। 20 पे जाके थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, 30 पे फिर आगे तो गड़बड़ी चलती जाती है, लेकिन 10 तक बिल्कुल इक्वल वही बोला गया है, ठीक है। दे यूजुअली द एलिमेंट्स लाइटर सेक्शन के हो गए। फॉर हैवियर स्टेबल न्यूक्लियस, और जो हैवी होते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं उनके लिए 50% मोर न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन के कंपैरेटिवली, यानी कि 50% ज़्यादा, यानी कि अगर Z की वैल्यू आप कह सकते हो 40 है तो N की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, 40 का आप निकाल लीजिए 20, यानी कि 60 होती है ना, यानी कि 50% मोर होती है। तो वही चीज़, अनस्टेबल न्यूक्लियाई लाई अबव और बिलो द लाइन, बिल्कुल ठीक है। जो अनस्टेबल हैं वो जहाँ तो ऊपर होंगे लाइन के या नीचे होंगे स्टेबिलिटी लाइन के उस प्लॉट में। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके दे विल अंडरगोज, कि बीटा प्लस होगा कि बीटा माइनस होगा उसके बारे में ये बताते हैं हमें, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियाई लाइज अबव द लाइन, स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन्स टू बी स्टेबल, ये इसी तरीके से हैं। जो तो लाइन के ऊपर होंगे उनमें तो न्यूट्रॉन रिच होंगे, वो तो ऑब्वियस है। जो लाइन के नीचे होंगे वो प्रोटॉन रिच होंगे, उनमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। और आपको भी पता है जो स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर जाएंगे उसमें N ज़्यादा होगा, N वाली साइड ज़्यादा झुकेंगे वो, और जो स्टेबिलिटी लाइन के नीचे आएंगे उनमें Z ज़्यादा होगा क्योंकि वो Z वाली साइड ज़्यादा झुकेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा आज के टॉपिक का बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मेन जो बेसिक्स है आपका, जो जिसको कहते हैं नींव रखना, वो तैयार हो गई है। अब जो मेन इसका वर्क रहेगा, अब शुरू करते हैं। इसमें क्या किया गया है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी न्यूक्लियस की, उस बाइंडिंग एनर्जी को टोटल, मैं आपको बता दूं, बाइंडिंग एनर्जी को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टेबिलिटी को समझने के लिए, 5 पार्ट्स में। To understand the structure and stability of nucleus, it is assumed that total binding energy of nucleus has 5 parts। 5 टर्म होती हैं उसमें, कौन कौन सी हैं देखिए।
वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, असमेट्रिक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ई बी है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, बी फॉर बाइंडिंग, इज इक्वल टू ई वी वॉल्यूम एनर्जी आयतन ऊर्जा, ई एस सरफेस एनर्जी पृष्ठ ऊर्जा, ई सी, ई ए, ई डी सारे ऐड करते हैं हम यहाँ पे। ई वी वॉल्यूम एनर्जी, ई एस सरफेस एनर्जी, ई सी कूलम एनर्जी, ई ए असमेट्रिक एनर्जी, ई पी पेयरिंग एनर्जी। पांचों एनर्जी कैसे आती है, किस किस तरीके से आती है, मैं आपको वो चीज़ पहले ही बता देता हूँ। देखिए, वॉल्यूम एनर्जी आती है न्यूक्लियस के वॉल्यूम की वजह से। न्यूक्लियस का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, रेडियस न्यूक्लियस की आर होती है, तो वॉल्यूम न्यूक्लियस का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और जो वॉल्यूम और जो रेडियस आर होती है वो भी आपको पता है, आर होता है R0 एक रेस टू पावर 1/3। तो यहाँ पुट कर देंगे जब आर को R0 ए रेस टू पावर 1/3, तो उसकी पावर यानी कि इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो R0 की पावर 3, ए की पावर 3 से 3 कैंसिल, ए बचेगा, यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रूफ करना आता है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए यानी कि वॉल्यूम एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए। समझ गए, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए। और जब यहाँ से हटाते हैं सब जगह 5 कांस्टेंट आएंगे, तो ये हो जाएगा ए वी ए। ये पांचों जो कांस्टेंट आएंगे ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा एक, ठीक है, ए एस आ जाएगा सरफेस कांस्टेंट, ए आ जाएगा सिमेट्रिक कांस्टेंट, ए सी आ जाएगा कूलम्ब कांस्टेंट, और ए पी आ जाएगा पेयरिंग कांस्टेंट। 5 कांस्टेंट आएंगे, तो आपको याद रखने हैं। खैर, ये आपके पास क्या आ गया, पहली एनर्जी मैंने बता दी वॉल्यूम एनर्जी। फिर ये एनर्जी जो होती है बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन उतनी ही ज़्यादा पेयरिंग, और जितनी ज़्यादा पेयरिंग उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, आपस में बंधना। तो जितने ज़्यादा ये होंगे, वॉल्यूम होगा, उतने ज़्यादा ये होंगे, उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। जितने ज़्यादा बॉन्ड, जैसे मान लीजिए Z की वैल्यू 10 है और N की वैल्यू भी 10 है। अब इसमें क्लियर हो गया कि ये 10 प्रोटॉन, अब प्रोटॉन प्रोटॉन बॉन्डिंग होगी, 10 के 10 एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बॉन्डिंग भी होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होगी। अब ये इसमें कम है, इसमें तो कम है नंबर। अगर एक मैं कह दूं कि Z की वैल्यू 20 है और N की वैल्यू 23 है, अब इसमें बॉन्डिंग इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तीनों प्रकार की बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर होगी बात। और प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है ये, ए के। जब ए को उठाते कांस्टेंट ए वी आता है, तो ए वी ए यानी कि बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, वॉल्यूम एनर्जी क्या होगी, ए वी ए। क्लियर होगी बात। बाकी सारी एनर्जी चारों नेगेटिव होंगी, ये अकेली पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ए एस ए जो है या ई वी ए पॉजिटिव, बाकी सारी माइनस होंगी। इसमें से क्यों होंगी, एक एक को समझते हैं। अब देखिए सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी। ये मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, मैं ब्लू कलर से शो करूँगा, ध्यान देना। ये है, गोले से मैंने बना दिए। 3 तो सरफेस पे हैं, एक है सेंटर पे। अब आप खुद सोचिए, जो सेंटर वाला है इसको तो चारों ओर से कोई ना कोई खींचेगा, ये तो चारों ओर बॉन्ड बनाएगा। तो जो तो अपने पास सेंटर वाला है उसकी तो बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइटली बंधा हुआ है वो, क्योंकि उसके चारों ओर क्या होंगे, सेंटर वाला चारों ओर से गिरा है। लेकिन जो बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, जो सरफेस पे हैं, पृष्ठ पे हैं, वो आगे कुछ नहीं है उनके, बाहर ओनली नीचे की ओर खींचे जाएंगे, नीचे की ओर, नीचे की ओर, जिससे सरफेस पे एक टेंशन बन जाएगी, सरफेस पे एक टेंशन बन जाएगी। इस वजह से इसका मतलब ये जो सतह पर हैं, सरफेस पर हैं, वो एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल, जो सेंटर पे हैं, सेंटर वाले के कंपैरेटिवली सतह वाले लूजली बाउंड हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी न्यूक्लियस का, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का सरफेस एरिया होगा, न्यूक्लियस का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर उतने ही बॉन्डिंग जो है लूज़ होती जाएगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियन होंगे तो बॉन्डिंग लूज़ होती जाएगी, तो एनर्जी भी, बाइंडिंग एनर्जी भी लूज़ होती जाएगी। मैंने डिक्रीज़ के साइन बनाए हैं, डिक्रीज़ होती जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे समझी हमने कि सरफेस एनर्जी इसीलिए माइनस करेंगे,
वॉल्यूम एनर्जी क्यों ऐड करेंगे, पता, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन बंद बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। बॉन्डिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या, बॉन्ड कितने हैं वही, तो बॉन्ड उतनी ज़्यादा होंगी। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट सरफेस एनर्जी, जितनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी उतना ही बाइंडिंग एनर्जी कम, क्योंकि सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा सरफेस पे न्यूक्लियन, जितने ज़्यादा न्यूक्लियन सरफेस पे उतनी बॉन्डिंग लूज़ होती जाएगी, और लूज़ बॉन्डिंग का मतलब एनर्जी डिक्रीज़ करना। ठीक है, अब देखिए कूलम एनर्जी की बात करेंगे। कूलम एनर्जी को समझना और भी आसान है। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन भी हैं। अब देखिए वहीं से बात आएगी, प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है। हालांकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किसी तरीके की कोई भी इलेक्ट्रिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन नहीं होगी इनमें। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलोगे कूलम फोर्स, और उसी से एक टर्म इजेक्ट होगी, एक टर्म ड्राइव होगी जिसको बोलेंगे कूलम एनर्जी। कूलम एनर्जी आपको पता है क्या होता है, K(Q1)Q2/R होती है, आपको पता है। अब यहाँ से इस बात को समझिए, अगर बोलूँ ये न्यूक्लियस है तो कम से कम प्रोटॉन, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से कितना दूर हो सकता है, सैचुरेशन की बात भी करके चलनी है कि उससे दूर भी नहीं, तो R डिस्टेंस हो सकता है। R से ज़्यादा दूर होगा तो पकड़ नहीं होगी, न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब जो नीचे डिस्टेंस लिखनी है वो K(Q1)Q2/R लिखनी है, जिसको R0(a⁻⁴ लिख सकता हूँ। यानी कि जो EC है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a⁻⁴ के। लेकिन चार्ज की यहाँ पे बात आ रही है, तो दो चार्ज भी हैं यहाँ Q1 Q2। देखिए एक प्रोटॉन कितने से रिएक्ट करेगा, पहला प्रोटॉन है, टोटल Z प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन कितने से रिएक्ट करेगा, Z-1 से रिएक्ट करेगा। समझ पा रहे हो बात, तो टोटल Z कितने से रिएक्ट करेंगे, Z × Z-1 से रिएक्ट करेंगे। समझ गए होगे बात। इसका मतलब Q1 को मैं Z ही बोलूँगा, तो Q2 को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, Q2 को मुझे Z-1E बोलना पड़ेगा। तो ये पुट कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। ये होगी दो एनर्जी, तीन एनर्जी हो गई। चौथी एनर्जी जो है आपके पास आती है असिमेट्रिक एनर्जी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, असिमेट्रिक एनर्जी, असमित ऊर्जा। असिमेट्रिक एनर्जी की टर्म क्यों प्रोड्यूस होती है, आपको पता है कि N ऑलवेज ग्रेटर देन Z, क्योंकि N=Z का केस तो बहुत ही लाइट न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो हल्के नाभिक होते हैं। N ग्रेटर देन होता है Z से, N जितना Z से ग्रेटर देन होगा, सिमिट्री का बैलेंस उतना ही बिगड़ जाएगा। सिमिट्री का मतलब क्या है, N और Z में सिमिट्री होना, इक्वल होना दोनों। लेकिन जब N Z से ज़्यादा हो जाता है तो सिमिट्री बिगड़ जाती है, इसीलिए ये टर्म इजेक्ट होती है असिमेट्री। और जितनी ज़्यादा असिमेट्री होती है उतनी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है, जितनी ज़्यादा कूलम एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है, जितनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी कम। क्योंकि कूलम एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ही कम बाइंडिंग, क्योंकि हमें तो बांध के रखना है, तोड़ना थोड़ी ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ही टूटने की संभावना ज़्यादा, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती जाएगी। तो कूलम एनर्जी भी माइनस में होगी, सरफेस एनर्जी माइनस में क्यों होगी मैंने बता दिया। असिमेट्रिक एनर्जी भी माइनस में होगी क्योंकि न्यूट्रॉन की सिमेट्री बिगड़ जाएगी। पेयरिंग एनर्जी के लिए अलग अलग केसेस हैं। पेयरिंग एनर्जी क्यों होती है, पेयरिंग की वजह से, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 में पेयरिंग जब होती है उस वजह से होती है। यानी कि इवन इवन दोनों हों, तो आपको पता है जब इवन इवन होंगे, न्यूट्रॉन भी इवन हो प्रोटॉन भी इवन हो, तो सारे जोड़े बन जाएंगे, है ना, सारे पेयर बन जाएंगे। जब पेयर बन जाएंगे तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पेयरिंग एनर्जी मैक्सिमम या पॉजिटिव होती है इस केस में। दोनों ऑड हों अगर
एन और जेड दोनों ऑड हों, दोनों ऑड होंगे तो अब जोड़े नहीं बनेंगे, कोई एक बेला रहेगा और जिसका जोड़ा नहीं बना, जो एक अकेला है, वो फिर दूसरों की जोड़ियों को तोड़ेगा, तंग करेगा, है ना। आपको मैं इसको आगे जाके भी समझाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर इसी पेयरिंग एनर्जी में बात करें तो अगर एक ऑड है एक इवन है तो ये ज़ीरो होती है, ऑड इवन और दोनों के केस में ये डिफरेंट आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं पहली टर्म की। बिल्कुल पहली टर्म क्या है आपको मैंने बता दिया है, वॉल्यूम एनर्जी। तो देखिए वॉल्यूम एनर्जी जो होती है उससे जो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म आती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर होता है आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। तो देखिए इसकी जब पावर आप 3 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है r0 की पावर तो 3 आएगा, लेकिन a की पावर 1/3 की पावर 3 a बच जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया यहाँ से कि जो वॉल्यूम एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू a है, और इसका मतलब यह है AVA, और AV क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बात करते हैं सेकंड एनर्जी की। ये पहली एनर्जी हो गई EV इज इक्वल टू AV इंटू A, AV है वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखिए बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी में क्या होगा, वही चीज़ मैंने बोली है कि सरफेस वाले जो देखो डायग्राम में दिख रहा है, सरफेस वाले ओनली नीचे की ओर अट्रैक्ट हैं। जब सरफेस वाले नीचे की ओर अट्रैक्ट हैं तो उससे क्या पता चल रहा है कि सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और सरफेस वाले लूजली बाउंड है, क्योंकि जो सेंटर पे है वो देखो चारों ओर से इंटरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब सरफेस के ऊपर एनर्जी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी कम बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज्ड विद सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस 4πr²। सरफेस एरिया 4πr² होता है बिकॉज न्यूक्लियॉन्स ऑफ सरफेस हैज़ लेस बॉन्डिंग एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जो आपकी बॉन्डिंग होती है कॉर्नर वालों की, सरफेस वालों की, वो कम होती है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी को ये कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया 4πr², आर की वैल्यू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। तो ये क्या आ गया, ए रेस टू पावर 2/3, क्योंकि 1/3 की स्क्वायर 2/3, बाकी तो पड़ा है 2/3 के प्रोपोर्शनल ए एस 2/3। और मैंने बोला ये माइनस करेगी, इसलिए वॉल्यूम एनर्जी प्लस की है देखो, और बाइंडिंग एनर्जी दूसरी माइनस की लिखी है मैंने। बाकी कुलम, असिमेट्रिक और पेयरिंग अभी निकालनी है। तो AVA माइनस AS ए रेस टू पावर 2/3, ये सरफेस कांस्टेंट हो गया AS। क्लियर होगी बात। यहाँ पे वॉल्यूम निकाला था प्रोपोर्शनल टू A आया था, यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला है प्रोपोर्शनल टू A रेस टू पावर 2/3 आया, दोनों को पुट कर दिया माइनस करके। अब बात करते हैं कुलाम एनर्जी की। तो कुलाम फोर्स पता है आपको, K(Q1 Q2/r² होता है। कुलम एनर्जी भी पता है, K(Q1 Q2/r होती है, Q1 ZD होता है, Q2 Z-1 E होता है। ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि Z प्रोटॉन जो हैं वो Z-1 प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन Z-1 से इंटरेक्ट करता है, तो Z प्रोटॉन Z इंटू Z-1 टाइप से करेंगे, और दोनों का चार्ज E² हो जाएगा। पुट करेंगे ZE और Z-1E बाई, देखिए यहाँ R की वैल्यू पुट की हुई है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। R की वैल्यू पुट की हुई है R0 A की पावर 1/3। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो वो A की पावर 1/3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, Z-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाया, AC कांस्टेंट आ गया, वो कूलम कांस्टेंट हो गया, Z-1/A⁻⁴ ये भी माइनस में होगी। तो देखिए पहली एनर्जी निकाली प्लस की, दूसरी दोनों माइनस की लिखी। अब दो एनर्जी बची है, असिमेट्रिक और पेयरिंग एनर्जी। इसको थोड़ा सा समझने पे आपको कंसंट्रेट करना होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ये, इतना भी नहीं है। बात करेंगे असिमेट्रिक एनर्जी की। देखिए असिमेट्रिक एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, असिमेट्री की वजह से। देखिए मैंने यहाँ शो किया है 6 एनर्जी लेवल शो किए हैं प्रोटॉन के, जेड के, 6 ही शो किए हैं किसके, न्यूट्रॉन के, एन के। ऊपर और भी होंगे, एन ग्रेटर देन जेड, एन हमेशा जेड से ग्रेटर देन होता है, इसलिए एन और जेड सेकंड लेवल तक बराबर भरे गए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता असिमेट्री का। इससे नीचे सिमेट्री है, लेवल 2 तक सिमेट्री है, और देख सकते हो लेवल 2 तक सिमेट्री। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक लेवल में 2 ही रह सकते हैं, तो 2 ही सबके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। अब भाई न्यूट्रॉन तो ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन मैंने तीसरे लेवल, चौथे, पाँचवें, छठे आगे भी भरते जाएंगे, जिस तरीके से भी हर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये बदलता जाएगा, ठीक है।
और फिर ये भी देखा कि एनर्जी गैप जो है वो डेल्टा है सभी लेवल के बीच में। तो एनर्जी जो गैप है डेल्टा है, और आप डायग्राम में ध्यान से देखिए डेल्टा जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं डेल्टा कम होता जा रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। जैसे जैसे आपको देखना पड़ेगा, जैसे जैसे मास नंबर ए बढ़ेगा, और ए बढ़ने का मतलब क्या, ए क्या होता है एन प्लस जेड है ना। जैसे जैसे ए बढ़ेगा आपको पता है वैसे वैसे क्या बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे गैप डेल्टा कम होता जाएगा। इसीलिए डेल्टा देखिए मैंने लिखा है यहाँ गोले में, डेल्टा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। डेल्टा जो है वो मास नंबर ए के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ भी डेल्टा आएगा वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिख देना है। फिर मैंने मान लिया कि कितने न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉनों से, यानी कि n माइनस जेड कितना है x, कितना है x, कितने न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, x ज़्यादा है। तो देखिए x यानी कि यहाँ तक तो बराबर है, फिर मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाले जो नंबर हैं, ये जो ग्रीन में मैंने राउंड कर दिए, ये कितने हैं x हैं, जो कि n माइनस जेड है, x हो गई है। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता है एनर्जी निकालनी आती है, असिमेट्री यहाँ से शुरू होगी। तो तीसरे लेवल के अंदर जो पहला, तीसरे लेवल के अंदर दो बैठे हैं ना, एक की एनर्जी क्या है, कितनी ज़्यादा, डेल्टा ज़्यादा है, दोनों की कितनी ज़्यादा होगी, 2 डेल्टा प्लस ये तो होगी। अब चौथे लेवल में देखिए, चौथा लेवल इस बिल्कुल सिमेट्री वाले लेवल से कितना ऊपर है, 2 डेल्टा ऊपर है। पांचवा कितना ऊपर है, 3 डेल्टा ऊपर है, 4 डेल्टा से। तो 2 डेल्टा ऊपर है, कितने हैं उसमें, 2 ये हैं, तो 2 गुना 2 डेल्टा। फिर आगे जाओगे तो 2 बैठे हैं न्यूट्रॉन, लेकिन 3 डेल्टा आगे हैं, 2 गुना 4 डेल्टा, 2 गुना 5 डेल्टा, ऐसे चलता जाएगा। हर लेवल के अंदर कितने प्रोटॉन बैठे हैं, देखो यहाँ तक तो एनर्जी बराबर ही है, तो मतलब ही नहीं है, कितनी एनर्जी एक्सीड कर गई इसकी वो देखनी है। तो देखिए आपको क्लियर बात हो गई। क्लियर बात क्या होगी कि तीसरे लेवल में कितने हैं, 2, हर एक कितना ऊंचा है इस लेवल से, डेल्टा। फिर 2 ही उसमें है, वो 2 डेल्टा ऊपर बैठे हैं इससे, फिर 3 डेल्टा ऊपर चले गए, 4 डेल्टा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वही लिखा है। हैंस असिमेट्री इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर्स प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी गैप बिटवीन टू लेवल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एनर्जी गैप जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, हर न्यूट्रॉन की एनर्जी डेल्टा है, पहले लेवल में बात करें देखिए वही, ये क्या है, असिमेट्रिक एनर्जी, थर्ड लेवल प्लस फोर्थ फिफ्थ सिक्स। थर्ड लेवल के अंदर देखिए 2 डेल्टा, फिर 2 इंटू 2 डेल्टा, 2 इंटू 3 डेल्टा, 2 इंटू 4 डेल्टा, डैश डैश, देखिए 2 इंटू एक्स बाई 2 डेल्टा। देख सकते हो एक्स बाई 2 क्यों लिखा। अब देखिए एक्स बाई 2 इसलिए लिखा, जब लेवल देखिए यहाँ पर इसके ऊपर, जब मैं पहले लेवल में था तो 2 थे, लेकिन डेल्टा 1 था। जब मैं पहुंचा चौथे लेवल के अंदर तो वहाँ देखिए 2 के गुना में क्या है, 2 डेल्टा है, लेकिन टोटल ये कितने हो गए वहाँ तक, राउंड जो किए हैं टोटल वहाँ तक कितने हो गए, देखिए टोटल यहाँ तक देखिए ये इस लेवल के ऊपर चौथे लेवल तक टोटल 4 हो गए। लेकिन जब मैंने चौथे लेवल के लिए सम किया तो वहाँ क्या लिखा, 2 इंटू 2 डेल्टा, तो देखिए 4 का आधा है। फिर 2 इंटू 3 डेल्टा, तो देखिए 3 भी 6 का आधा, क्योंकि पाँचवें लेवल तक तो 6 हो गए। तो यानी कि x बाई 2, टोटल ये x है ज़्यादा, तो x बाई 2 कर दिया, यही काम किया है। 2 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा, 2 इंटू एक्स बाई 2 डेल्टा, कॉमन ले लिया 2 डेल्टा, बचा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, x बाई 2 तक बचा। अब देखिए आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक ऐड करते होता है n n माइनस n n प्लस 1 बाई 2, तो n की वैल्यू x बाई 2 है, तो x बाई 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, x बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैसे ही कर लो, इसको सॉल्व किया ये आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से पता चला कि E A की वैल्यू ये आ गई, E A प्रोपोर्शनल डेल्टा है, E A प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, क्योंकि x को छोड़ सकते हो, x की ज़्यादा वैल्यू यही है। दो चीज़ें निकल के आई, E A प्रोपोर्शनल डेल्टा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A है, यानी कि E A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A, सीधा लिख देता हूँ यहाँ से ये, और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर एक्स एन माइनस जेड है, और n को लिख सकते हो क्योंकि a होता है n प्लस जेड, n को लिख सकते हो a माइनस जेड, n को लिखेंगे a माइनस जेड, ये हो जाएगा a माइनस 2z का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ई ए की वैल्यू a माइनस 2z की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ये क्या है, असिमेट्रिक कांस्टेंट है a, इसकी वैल्यू बाद में करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगी, मैंने बोला था। अब बची एक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी।
पेयरिंग एनर्जी। देखिए पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा, आप सिर्फ इसके बारे में आपको जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पर पेयर बन जाता है वहाँ पर बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है, और जहाँ पर बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। बहुत ही इजी रहेगा ये पार्ट। देखिए कैसे, आप सीधी सी बात बनाइए, बात मानिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ। एक कॉलेज है कोई, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैच्योरिटी से समझना। एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे क्या हैं, आप कॉलेज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलो कोई शहर है, शहर में सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से कपल्ड हैं, मतलब इवन नंबर। पहली बात तो अगर n इवन है और z भी इवन है, अगर दोनों इवन हैं तो n भी सारे के सारे पेयर बना लेंगे, कपल बना लेंगे, युग्म बना लेंगे, z भी सारे के सारे पेयर बना लेंगे। तो अब कोई बिल्कुल अकेला नहीं है, सारे पेयर के अंदर है, सारे पेयर के अंदर कोई अकेला नहीं है। अकेला नहीं है तो किसी को तंग नहीं करेगा, किसी का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अकेला होगा, सिंगल होगा, तो वो कोई भी कपल होगा उसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है, पॉसिबिलिटी उसके माइंड में ऐसा आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर n भी इवन है और z भी इवन है, अगर दोनों इवन हैं तो ये जो आपस में जो कपल हैं ये सारे बना लेंगे, क्योंकि इवन है सारे। n मान लो 10 है, z मान लो 12 है, ऐसा होता नहीं वैसे, n 12 है, z 10 है, चलो n ज़्यादा होते हैं हमेशा। तो 12 क्या है, 6 कपल बना लेंगे, ठीक है, 12 6 कपल बना लेंगे, और वो 10 जो है 5 कपल बना लेंगे, इस तरीके से। तो बॉन्डिंग मैक्सिमम है, तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम। ऑल आर द पार्टनर्स, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इस तरीके से बन सकते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी उसमें क्या बनेंगे, क्योंकि इवन इवन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी सारे बन जाएंगे बॉन्डिंग, और प्रोटॉन प्रोटॉन भी। लेकिन अगर n ऑड है, इवन है, यानी कि कोई भी एक इनमें ऑड है और एक इवन है, तो जीरो होती है बाइंडिंग एनर्जी, याद रखना है। फिर अगर नेगेटिव होती है, अगर दोनों ऑड है नेगेटिव क्यों होती है, दोनों ऑड है तो एक एक आदमी फ्री है, एक n फ्री है, एक p फ्री है, और इसका मतलब n p से बॉन्ड नहीं बनाता, n n के बीच में बॉन्ड जो बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इससे बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट की गई वैल्यू इसकी तो होती है a माइनस ए पी अपॉन ए रेस टू पावर 3/4, माइनस ए पी अपॉन ए रेस टू पावर 3/4। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये बन जाती है, पांचों की वैल्यू रख दी हमने। ये वॉल्यूम एनर्जी होगी, ये सरफेस एनर्जी होगी, ये कूलाम एनर्जी होगी, ये एसिमेट्रिक एनर्जी होगी, ये पेयरिंग एनर्जी होगी। अब आपको जो मेन चीज़ समझनी है, पेयरिंग एनर्जी के आगे माइनस है, ए पी की वैल्यू पे डिपेंड करती है अब सारी वैल्यू। देखिए अगर दोनों n और p इवन इवन हैं तो बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, जिससे बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर आप EP को पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर आप EP को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आपको AP को नेगेटिव करना पड़ेगा इवन इवन के केस में। तो वही किया हुआ है। AP इवन इवन के केस में होता है -33.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू है -AP अपॉन ए रेस टू पावर 3/4। तो ये और माइनस, तो ये पॉजिटिव आएगी, और सही है, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, EP की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर अगर एक ऑड है, एक इवन है, एक इवन है, एक ऑड है, तो उस केस में 0 होती है। और अगर दोनों ऑड हैं तो +33.5 होती है। दोनों ऑड हैं तो +33.5 होती है, यानी कि प्लस में जब इसको पुट करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ऑब्वियस है, क्योंकि ऑड में माइनस होना चाहिए, प्लस वैल्यू रखोगे आंसर माइनस में आएगा। समझ गए हो बात। इस मामले में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। EP की वैल्यू है -AP अपॉन ए रेस टू पावर 3/4। अब देखिए इवन के केस में एनर्जी होती है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ माइनस है आगे, तो इसका मतलब AP को अगर मैं माइनस में पुट करूँ तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए। तो इसलिए AP की वैल्यू इसके लिए माइनस है, इवन इवन के लिए, और ऑड के लिए इसीलिए ये प्लस है, ताकि आंसर माइनस में आए। ठीक है, तो AV की वैल्यू याद रखनी है 14.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AS की वैल्यू 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AC की वैल्यू 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और AA की वैल्यू 19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू है, ठीक है ना, और ऊपर पांचवें कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये आपके पास वैल्यूज़ होगी। अब देखिए अब आपको पता है एक न्यूक्लियस कैसे बनता है। बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे दूर दूर बिखरे पड़े होते हैं, सबको इन्फिनिटी से ला के इकट्ठा करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। और न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है वो हमेशा
इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कंस्टिट्यूएंट अलग अलग एनर्जी से क्या होती है, हमेशा न्यूक्लियस की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इनका कुछ मास लॉस हो जाता है, मास डिफेक्ट आता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, न्यूक्लियर फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। जब ये आपस में मिल जाते हैं ना, तो वेट, इसका मास कम हो जाता है थोड़ा, और वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो, जो होगी m न्यूक्लियर मास ZX से, यानी कि mc² होगी, सीधी सी बात है। फिर बाइंडिंग है, फिर क्या हो जाए, कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियॉन्स Z क्या होते हैं, प्रोटॉन, Z गुना प्रोटॉन c², और n न्यूट्रॉन होते हैं m गुना न्यूट्रॉन का मास c²। ठीक है ना, Z प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की एनर्जी होगी सारी, mp एक प्रोटॉन का मास है, Z प्रोटॉन का हो गया ZmP। n न्यूट्रॉन का मास nmn हो जाएगा, nmn इंटू c² हो गया, ZmP इंटू c², nmn इंटू c², ये दोनों आ जाएंगे, माइनस बाइंडिंग एनर्जी इधर चली जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी माइनस की हो जाएगी, बन जाएगा टोटल अपने पास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगी, mc² इज इक्वल टू ZmP c², nmn c², ये कॉमन आ जाएगा c²। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू अभी निकालिए, EB जिसको लिखा था वो सारी वैल्यू, ये प्लस का था बाकी माइनस के थे, और यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये माइनस का हो गया, ये सारे प्लस के हो गई। ये इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी अपने पास पुट कर दी, ये टोटल अपने पास मास आ गया। यही है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। मास निकालना है, यहाँ से आपको मास mZX से मिल जाएगा इजीली, ये आ गया। अब इसके बाद आता है इसका ग्राफ में देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब B/A और A, ये भी पिछले लेक्चर में बताया था, और A मास नंबर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो जब इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो देखिए EV प्रोपोर्शनल टू A था, ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल ऊपर है, और EV प्रोपोर्शनल टू क्या था, A था। इसका मतलब EV/A तो प्रोपोर्शनल किसी के नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ B/A है तो ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से एसिमेट्रिक एनर्जी ये भी प्रोपोर्शनल टू A है, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि बाय A करोगे, क्योंकि बाय A है तो इधर कुछ भी नहीं, कांस्टेंट बचेगा। ये टोटल एनर्जी होगी EB, टोटल एनर्जी बीच में आ रही है वॉल्यूम एनर्जी और बाकी चारों के बीच में। उसके बाद देखिए सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर रही है A⁻²/3 के अकॉर्डिंग, और कूलाम एनर्जी 1/A⁻1/3 EC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, EC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। ये इसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, EC A⁻1/3 के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ कर रही है। ये सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, कूलाम एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, सिमेट्रिक एनर्जी और वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है, और ये टोटल एनर्जी। ये अपने पास क्या हो गया, सारे एनर्जी का सिस्टम हो गया, जिस तरीके से ये बैठता है, ये इसके अंदर पूरा ख़त्म हो गया। इस तरीके से पांचों एनर्जी की हमने स्टडी कर ली है, और उससे फाइनल रिज़ल्ट भी हमें मिल गया है। अब दोस्तों ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप इसको कितना ईमानदारी से करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसमें क्या है कि असिमेट्रिक एनर्जी वाली टर्म में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कई बार बच्चों को, इसको अच्छे से देख लेना। वीडियो को 1-2 बार देखें, फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार देख के इसको बिना देखे नोट्स बना के देखिए एक बार, आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे और हम भेजते ही रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर आपको इसके नोट्स जो हैं, इसकी PDF मिल जाएगी लेक्चर की सारे की। और दोस्तों हमें भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, चैनल आगे भेजिए वीडियोस को। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर हमारा पूरा सुनने के लिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि लेक्चर पूरा ही सुना करो जितना हो सके, और कॉन्फिडेंस में रहो। ये मत सोचिए एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, आपको क्या मतलब है, आपको नॉलेज गेन करना है, आगे भी काम आएगा। और एग्ज़ाम तो फाइनल ईयर के तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो सकता है प्रमोट कर दें, लेकिन
फाइनल ईयर का तो हो ही नहीं सकता। और एग्ज़ाम के बिना पास करना ये ठीक भी नहीं है। एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे और होने भी चाहिए। एग्ज़ाम के बिना पास कर दे तो आपको कहाँ से नॉलेज मिलेगा, क्या पढ़ोगे करोगे, कुछ वो रहेगा ही नहीं। जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत पानी में जाएगी सारी की सारी, और आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल को विज़िट ज़रूर किया करो। सारे हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाया करो आप। प्लेलिस्ट में हो सकता है कोई वीडियो ऐसी हो जो आपसे रह गई हो सुनने वाली, तो उसको पूरा सुना करो, देखा करो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।